Yes, LA people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. In recent time, many countries confronted and engulfed in severe economic crisis to the extent of bankruptcy. Notable among a long list of nations is Sri Lanka. When talk about Sri Lanka, the country was declared bankrupt due to such economic fault lines as depletion of forex reserves, budget and current account deficits, and political instability or polarization. इन दिस कनेक्शन अगर हम पाकिस्तान एंड श्रीलंका को कंपेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान लाइक श्रीलंका इज confronting daunting challenges in terms of its unsustainable economic growth and depletion of forex reserves. तो इस सिटिंग में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमनैलिटीज और सिमिलैरिटीज है बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका जिनकी वजह से दोनों साउथ एशियन नेशंस सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस कन्फ्रंट कर रही हैं. अगर हम उन पॉइंट्स को एक लिस्ट फॉर्म में मेंशन करें तो सबसे फर्स्ट जो कॉमनैलिटी है बिटवीन दीज टू साउथ एशियन नेशंस वो ये है कि दोनों नेशंस में या दोनों कंट्रीज में जो रूलिंग पार्टीज हैं वो डायनेस्टिक है, यानी वहाँ पे दोनों नेशंस में डायनेस्टिक रूल है. डायनेस्टिक रूल से मुराद यहाँ पे सर्टन आर हैंडफुल फैमिलीज हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर रखा है. यानी कि पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें तो यहाँ पे PMLN है, एक फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी और क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, PPP है एंड सो ऑन. सिमिलर इज द केस विद श्रीलंका. दोनों नेशंस में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे मेरिटोक्रेसी और डेमोक्रेसी की जगह यहाँ पे फैमिली क्रेसी है. तो ये एक कॉमन बात है जिसकी वजह से दोनों नेशंस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी विटनेस की जा रही है. सेकंड जो पॉइंट या सेकंड जो फैक्टर है जो कि कॉमन है बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन दोनों नेशंस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी रेंट सीकिंग नेचर है. यानी दोनों नेशंस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को अंडरटेक करने की जगह रेंट पर यानी एक्सटर्नल सपोर्ट और एक्सटर्नल एड पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज आर जो लीडरशिप है पॉलिटिकल वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से अपने आप को बचा के रखती है. स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स अगर यहाँ पे अंडरटेक हों तो उस केस में पॉलिटिकल लीडरशिप या जिसको हम पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी या सिविल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं वो उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस से हाथ धो बैठेंगे अगर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो, अगर अकाउंटेबिलिटी हो, अगर इक्वालिटी हो, ऐसे कंसेप्शंस या ट्रांसपेरेंसी जैसे कंसेप्शंस हों तो उस केस में पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी को जो प्रिविलेजेस हासिल हैं उनसे वो हाथ धो बैठेंगे इन केस दे आर टेकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स. तो उन रिफॉर्म्स को अवॉइड करते हैं बाय सीकिंग रेंट फ्रॉम एक्सटर्नल अलाइज और एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस जो कि दोनों कंट्रीज में कॉमनैलिटी है. यानी श्रीलंका एंड पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी कॉमन बात यह है कि दोनों स्टेट क्राफ्ट को स्टेट मशीनरी को रन करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट एक्सटर्नल एड आर रेंट सीकिंग पर ज़्यादा रिलाई करते हैं. जैसे कि क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ड की अपनी एक बुक पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स में लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका सबसे बड़ा मसला ही यही है कि वो स्टेट मशीनरी को रन करने के लिए एक्सटर्नल लोन्स पर रिलाई करते हैं. इसको वो लिखते हैं रेंट सीकिंग नेचर ऑफ Pakistan's political leadership, plunging the country into a perpetual cycle of crisis after crisis. सो दोनों नेशंस के जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप है उनमें रेंट सीकिंग के जैसी नेचर की वजह से दोनों नेशंस में अभी तक इंटर एंड इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और नॉर्म्स एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से दोनों सोसाइटीज और दोनों नेशंस में डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम इवॉल्व कर रही है, ना कि एज अ कल्चर. अगर आगे चलें तो दोनों नेशन में एक कॉमनैलिटी ये भी है कि यहाँ पे नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है एंड क्रोनिज्म है. यानी पाकिस्तान एंड श्रीलंका में मेरिटोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जैसे कंसेप्शंस यहाँ पे एब्सेंट हैं, जिनकी वजह से कैपेबल या वो लोग जो कि इस पोजीशन में होते हैं कि वो स्टेट अफेयर्स को वेल मैनेज कर सके वो टॉप लेवल तक नहीं आ पाते. सो जो पॉलिसी मेकर्स होंगे वो स्टंटेड होंगे या जो पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी होगी दोनों नेशंस में वो एक वेल ब्रॉड बेस नेचर की नहीं होगी या वेल वर्स नहीं होगी. तो अच्छी पॉलिसीज नहीं बनेंगी. अच्छी पॉलिसीज नहीं अगर बनती तो दोनों नेशंस या कोई भी किसी भी नेशन में जो इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व रहेंगे. एक कॉमनैलिटी पाकिस्तान एंड श्रीलंका में ये है. नेक्स्ट,
elite capture of policy making और decision making। पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकिंग का काम है उसमें एक सर्टन हैंडफुल जो क्लास है वो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग पर काम कर रही होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पॉलिसीज हैं उनकी नेचर सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज से मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए पॉलिसीज एक रिमोट एरिया पर बैठकर की जाती है पॉलिसी मेकिंग का काम। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात कर लें गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, फाटा की बात या एजेके की बात करें या किसी और रीजन की बात करें, तो इन स्पेसिफिक जो मेंशन्ड एरियाज हैं इनके लिए पॉलिसी मेकिंग का काम सेंटर में किया जाता है। यानी वो लोग पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जिनको उन एरियाज की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। उनको नहीं पता होता कि सर्टन एरिया आर किसी पर्टिकुलर एरिया के इश्यूज क्या हैं। उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए वहाँ की जो लोकल पॉपुलेस है या जो सिटीजन्स हैं उनको कैसे मोबिलाइज एंड चैनलाइज किया जाए एंड सो ऑन, जिसकी वजह से पॉलिसीज बन रही होती है लेकिन उनका रिजल्ट विटनेस नहीं किया जाता। यानी कि पॉलिसीज की जो नेचर है वो सेंट्रलाइज्ड है और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिसेंट्रलाइज है। यानी हैंडफुल पीपल बगैर उस रीजन के लोगों को कंसल्ट किए बगैर पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें रिसीव नहीं होता। दोनों नेशंस में ये कॉमनलिटी है। नेक्स्ट, एसिमेट्रिक सिविल मिलिट्री रिलेशंस। पाकिस्तान में हमें जैसे पता है कि मिलिट्री इज द फाइनल आर्बिटर, यानी जो भी इशू हो उसमें मिलिट्री जो है ना, जो मिलिट्री डिसाइड करेगी, मिलिट्री की जो डिसीजन होगी या मिलिट्री का जो वर्ड होगा वो फाइनल होगा। सिमिलर इज द केस इन श्रीलंका, वहाँ पर भी मिलिट्री का एक अपर एज है, इन पाकिस्तान में तो है ही। दोनों में एक कॉमनलिटी ये है। अब जब मिलिट्री जो है वो एक डिसाइसिव पोजीशन या एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन को ऑक्युपाई करे तो उस सोसाइटी में, उस नेशन में जो पॉलिटी है, जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक नेचर का नहीं होता। अब जब पॉलिटिकल जो कल्चर है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो वहाँ पे जो पॉपुलस है, जो नेशनल्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट नहीं होंगी। जो गवर्नमेंट होगी वो उनकी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, यानी उनकी जो डिमांड्स हैं किसी भी नेशन के जो नेशनल्स के जो डिमांड्स हैं वो मीट नहीं होंगे अनलेस उस नेशन में जो पॉलिटिक्स है उसकी नेचर डेमोक्रेटिक नहीं होगी। सो श्रीलंका एंड पाकिस्तान का मसला यह है कि दोनों नेशन में जो मिलिट्री है वो एक इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वजह से वहां इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वहां इवॉल्व कर रही है, ना कि रिप्रेजेंटेटिव आर सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, loan seeking an investment on visible or physical infrastructure instead of investing on human capital and nation building। दोनों नेशंस का मसला यही है कि दोनों ह्यूमन एजेंसी और ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लाइक HDI की अगर बात कर लें तो दोनों पाकिस्तान एंड श्रीलंका लैग करते हैं इन टर्म्स ऑफ HDI, जबकि दोनों नेशंस की ये हैबिट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए लोन्स लेते हैं। लाइक पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने चाइना से लोन ले रखा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कल्टीवेट करने के लिए। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में दोनों नेशंस बाहरी लोन लेते हैं एक्सटर्नल कंट्रीज और एलाइज से। तो ये जो इनकी एक प्रैक्टिस है, ये एक लोन सीकिंग प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस की वजह से जो ग्रोथ हो रही होती है यहाँ पे इकोनॉमिक, उसकी नेचर बोरोड ग्रोथ है। जैसे कि मलिहा लोधी अपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स और अपनी जो बुक है जो उन्होंने कंपाइल की है वहाँ पे मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बोरोड है ड्यू इन पार्ट टू रेंट सीकिंग नेचर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप। सो ये कॉमनलिटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, डेट फ्यूल्ड वैनिटी प्रोजेक्ट, जैसे ऊपर हम मेंशन किया कि पाकिस्तान लाइक CPEC में जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो लोन बेस्ड हैं, एंड अदर जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान अपने कॉफर्स से, नेशनल कॉफर्स से हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बल्कि प्रोजेक्ट्स को कल्टीवेट और बिल्ड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें असिस्टेंस चाहिए होती है एलाइज से, एक्सटर्नल एलाइज से या इंस्टीट्यूशन से। तो एक इशू ये है, दोनों नेशन में यही कॉमनलिटी है। नेक्स्ट, करप्शन है, एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट। पाकिस्तान में जैसे करप्शन आप लोगों को सही पता है, सिमिलर जो केस वो श्रीलंका में भी है। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से करप्शन जैसे प्रैक्टिसेस हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से वहाँ की जो आवाम है वो वेल ऑफ नहीं है, वहाँ का जो कल्चर है वो एक करप्ट कल्चर है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पोलराइजेशन। रिसेंटली पाकिस्तान में 2013 ऑनवर्ड्स अगर देख लें तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो कल्चर है वो एक्सट्रीमली पोलराइज्ड हो रहा है। पोलराइजेशन जैसे मैंने अपने ऐसे लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि एक ऐसा कल्चर
पोलराइजेशन से मुराद, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से मुराद एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसा सिनेरियो जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उस नेशन को डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करे। डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन हो, क्रीड हो, क्लेन हो, सेक्ट हो, लैंग्वेज हो, इथनिसिटी एंड सो ऑन। तो पाकिस्तान में जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वैसे ही पोलराइजेशन श्रीलंका में है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से ही पाकिस्तान श्रीलंका में जो एक इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी है वो प्रोडक्ट है पाकिस्तान और श्रीलंका में मौजूद क्रॉनिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की। फाइनली दोनों नेशन में जैसे ऊपर मेंशन किया है जो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग का जो प्रैक्टिस या प्रोसेस है वो एक ऐसा इंट्रेंच और एक ऐसी नैरो बॉडी पर कंसिस्ट करता है जिनको ग्राउंड रियलिटीज के बारे में नहीं पता होता, या जिनकी ये नेचर ही नहीं है कि वो उस रीजन यानी जिस रीजन के लिए पॉलिसीज बन रही होती हैं उस रीजन के लोकल्स को इन्वॉल्व करें पॉलिसी मेकिंग में या उनसे इनपुट लें वाइल मेकिंग पॉलिसीज। तो जो कि एक सेंट्रलाइज प्रैक्टिस है। तो पाकिस्तान एंड श्रीलंका में जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं या ऑफिशियलडम हैं, उनकी ये हैबिट है कि दोनों में जो पॉलिसी मेकिंग का काम हो रहा होता है वो एक सेंट्रलाइज, एक इंट्रेंच या नैरो बॉडी कर रही होती है, जिसकी वजह से पॉलिसीज बनने के बावजूद भी उन पॉलिसीज का रिजल्ट विटनेस नहीं किया जाता। सो ये कॉमनैलिटीज हैं बिटवीन दीज टू नेशन, जिनकी वजह से दोनों ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज लाइक डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, बजट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवरली रिलायंस ऑन एक्सटर्नल हेल्प एंड सो ऑन, ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से जैसे श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ वैसे ही पाकिस्तान एक इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी का शिकार है। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.